राधे राधे जी, कैसे हो आप। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, दूसरी बेटी की चाह। वह अक्सर सोचती कि काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वह अपने मन की बातें कह सकती। भविष्य में उसकी बेटी गुंजन की स्थिति भी उसकी तरह न हो जाए। इसीलिए सुमन अपनी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहती थी। तीव्र प्रसव वेदना के बाद जब सुमन ने लड़की को जन्म दिया तो उसे नर्स ने की बुझी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, बेटी हुई है। सुनते ही सुमन के चेहरे पर इम्तिनान के भाव छा गए। उसे याद आया प्रसव के लिए अस्पताल आते समय पड़ोस की राधा मौसी ने कहा था, एक बेटी तो तुम्हारे पहले ही है, इस बार बेटा लेकर आना। सुमन मुस्करा दी थी। अपनी मर्जी से बेटा या बेटी को जन्म देना स्त्री के बस में होता तो उसे इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ती। और अगर ऐसा हो भी सकता तो सुमन बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही जन्म देती। न जाने हर किसी को लड़के की ही इतनी चाह क्यों होती है। और यह राधा मौसी कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, फिर अपने दो छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाने लिखाने व बड़ा करने में अपनी सारी उम्र निकाल दी उन्होंने। लेकिन आज हालत यह है कि इसी शहर में रहते हुए भी दोनों लड़के अपनी पत्नियों के साथ अलग मकान में रहते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी मौसी मुझसे कहती हैं कि दूसरा लड़का हो जाए तो गुंजन का ध्यान रखेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर सुमन अपने बारे में सोचने लगी। 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी वो। पिताजी एक जाने माने जज थे। चारों बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाई थी उन्होंने। पढ़ाई के विषय चुनने की बात तो हो या बच्चों के विवाह की, माँ बाबूजी ने कभी बच्चों पर अपना निर्णय नहीं थोपा। बड़े भैया डॉक्टर बनते ही दुबई चले गए और साल भर बाद ही एक जातीय लड़की से विवाह कर लिया। अम्मा बाबूजी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने भी खुशी खुशी भाभी को बहू का सम्मान दे दिया। भाभी के मायके के सभी लोग दुबई में ही रहते थे, अतः बड़े भैया का भी धीरे धीरे घर आने का उत्साह कम होता गया। पूरे परिवार पर अपना असीम प्यार उड़ेलने वाले बड़े भैया धीरे धीरे घर वालों के लिए अजनबी होते चले गए। मंझले भैया जब इंजीनियर बने तो 1 साल तो यहीं अपने देश में नौकरी की उन्होंने, लेकिन फिर वह भी विदेश जाने को उतावले हो उठे। अम्मा ने उनकी पसंद की लड़की से ही उनका विवाह करवाया और विवाह के तुरंत बाद वह भी दुबई चले गए। बड़े भैया ने तो पहले ही घर आना जाना बंद कर दिया था। बस होली दिवाली के समय फ़ोन पर सभी का हाल चाल पूछकर घर वालों के प्रति अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लेते थे। वह अब मंझले भैया भी भाभी के साथ साल में 1 माह की छुट्टी पर भारत आते तो अधिकतर छुट्टियां दूसरे शहर में रहने वाले अपने साली सालियों व ससुराल वालों के साथ ही गुजारते। मुश्किल से 1-2 दिनों के लिए मेहमानों की तरह अपने घर आ जाती। बहुएं तो खैर पराया खून थी, लेकिन अपने दोनों बेटों का ऐसा परायापन देख अम्मा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण उन्हें उच्च रक्तचाप के साथ साथ दिल की बीमारी भी हो गई। इसी बीच सुमन का भी विवाह तय हो गया। दोनों भैया भाभी विवाह से मात्र 2 दिन पहले आए और विवाह समाप्त होते ही चले गए। उनके इस विवाह से छोटा भाई राहुल इतना आहत हुआ कि उसने विवाह न करने की ठान ली। विवाह के बाद सुमन भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और एक प्यारी सी बिटिया की माँ भी बन गई। बाबूजी भी सेवानिवृत्त हो गए थे। बेटे बहुओं के स्नेह को तरसती अम्मा को देखकर बाबूजी भी दुखी रहने लगे थे। सबसे छोटे राहुल भैया भी डॉक्टर बनकर स्थानीय अस्पताल में नौकरी करने लगे थे। अम्मा की बीमारी का वास्ता देकर सुरभि व उसके पति सौरभ ने आखिरकार राहुल को विवाह के लिए मना ही लिया। अनेक डॉक्टर लड़कियों के प्रस्ताव को अनदेखा कर राहुल ने श्रद्धा जैसी घरेलू लड़की से विवाह किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि दिवाली पर बड़े भैया का फ़ोन आया। फ़ोन श्रद्धा ने उठाया। उन्होंने श्रद्धा से कहा, राहुल डॉक्टरी पढ़कर भी वहाँ एक मामूली सी सरकारी नौकरी कर रहा है। यहाँ बहुत पैसा है, उससे कहो यहाँ आकर नौकरी कर रहे। तब से श्रद्धा और राहुल में तनातनी रहने लगी। राहुल विदेश नहीं जाना चाहता था और श्रद्धा यहाँ नहीं रहना चाहती थी। घर में काम करने आई
बाई आती थी जो झाड़ू पोंछा बर्तन व कपड़े धोने का काम करती, यहाँ तक कि रोटियां भी सेक देती। लेकिन श्रद्धा का कहना था कि उसके दोनों जेठ जेठानी विदेश में मौज कर रहे हैं और वह राहुल के माता पिता व उनके रिश्तेदारों की सेवा में पिसी जा रही है। घर में बढ़ते तनाव को देख अम्मा ने दिल पर पत्थर रखकर राहुल को विदेश जाने की इजाज़त दे दी और दुखी मन से राहुल श्रद्धा को लेकर दुबई चला गया। वहाँ पहुँचने के साल भर बाद ही राहुल ने अम्मा बाबूजी को दुबई बुला लिया। अम्मा बाबूजी के दुबई जाने पर सुमन और उसके पति सौरभ यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बेटे बहुओं व पोते पोतियों के साथ उनका मन लग जाएगा। लेकिन 3 माह बाद जब अम्मा बाबूजी दुबई से लौटे तो बहुत कमज़ोर व निरीह से लग रहे। अम्मा ने बताया कि वहाँ तीनों बेटे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटों को काम से फुर्सत नहीं है। सबसे पहले वे सामान समेत बड़ी बहू के घर रुके, लेकिन बड़ी बहू ने 3-4 दिन बाद ही उन्हें मझली बहू के घर पहुँचा दिया। छोटी बहू तो उनके वहाँ आते ही अपने मायके दिल्ली चली आई। दोनों बेटों के यहाँ उनकी स्थिति अनचाहे मेहमानों सी हो गई थी। बहुएं बिना चुन्नी के पारदर्शी कपड़े पहने घूमती रहती। बाबूजी तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। अम्मा बाबूजी को पुराने जमाने का बताकर बहुएं उनकी खूब खिल्ली उड़ाती। एक दिन बड़ी बहू ने अम्मा को सुनाते हुए मजली से कहा, यहाँ रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जयपुर के मकान में तो अजीब सी घुटन लगती है। मजली ने नेहले पे दहला जड़ा, मैं तो कभी भी उस मकान में रहने की सोच ही नहीं सकती। और भी कई छोटी छोटी बातें अम्मा बाबूजी ने बताई, जिन्हें सुनकर सुमन का मन भी खराब हो गया। अब सुमन की अम्मा बाबूजी को कुछ दिनों के अंतराल में आकर देख जाती थी। एक दिन बाबूजी भरे गले से उससे बोले, बिटिया तू अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ हमारी भी जब तब देखभाल करती है। हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा। तेरे भैया भाभी में से तो कोई इस मकान में रहेगा नहीं, इसलिए यह मकान मैं तेरे नाम करना चाहता हूँ। सुमन तुरंत बोली, बाबूजी मुझे मकान रुपया कुछ नहीं चाहिए, इन पर तो भैया का ही हक है। मैं नहीं चाहती कि संपत्ति की वजह से भाइयों से मेरे संबंध खराब हों। आपकी देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है। आजकल बेटे बेटी में फ़र्क कोई नहीं होता। एक दिन अचानक बाबूजी का फ़ोन आया। बोले, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं उसे ऑटो रिक्शा में लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तुम भी सौरभ के साथ अस्पताल पहुँच जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चौराहे पर उनके ऑटो रिक्शा को ट्रक ने ज़बरदस्त टक्कर मारी और अम्मा बाबूजी किसी से कुछ कहे सुने बिना सदा के लिए सांसारिक झमेलों से छुटकारा पा गए। उनकी दर्दनाक मृत्यु की खबर पाकर तीनों भाई घर पहुँचे और सुमन के गले लगकर फूट फूट कर रो दिए। सुमन ने देखा तीनों के चेहरे पर माता पिता के प्रति अपना दायित्व न निभा सकने का पछतावा था। लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा। 13 के बाद जब वकील साहब ने बताया कि वसीयत के अनुसार यह मकान अम्मा बाबूजी की मौत के बाद शहर के प्रसिद्ध वृद्धाश्रम के पास चला जाएगा, तो तीनों भाभियाँ भौचक्की रह गईं। तीनों एक साथ बोली, सुमन यह तुम चाहती तो माँ बाबूजी को यह मकान दान करने की बेवकूफ़ी से रोक सकती थी। इतनी अच्छी कॉलोनी में 1000 गज पर बना इतना खुला मकान दान करना सरासर पागलपन है। यह सुनकर सुमन के अंदर छिपा आक्रोश फूट पड़ा। उसने जवाब दिया, जब अम्मा बाबूजी जीवित थे तब आप तीनों में से एक भी कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। वे ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि कभी तो कोई बहू कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ रहे, उनके सुख दुख बांटे। और बड़ी भाभी अम्मा तो कह रही थी कि आपका इस मकान में रहने से दम घुटता है। आप लोगों के इस नेक ख्याल को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस मकान को वृद्धाश्रम के लिए दान में दे दिया। सुमन के कटु सत्य के सामने भाभियों की जुबान को ताला सा लग गया। तीनों भाई भाभी वापस लौट गए। इतनी पीड़ादायक स्थिति थी यह कि तीन भाइयों भाभियों के होते हुए भी माँ बाबूजी के देहांत के बाद सुमन का मायके की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। यूँ उसके पति सौरभ उसका बहुत ख्याल रखते थे, उससे किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक प्यारी सी बेटी भी थी उसकी, लेकिन फिर भी वह अक्सर सोचती, काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वह अपने मन की बातें कह सकती। भविष्य में उसकी बेटी गुंजन की स्थिति भी उसी की तरह न हो जाए, इसलिए सुमन अपनी दूसरी संतान में बेटी ही चाहती थी।
और आज उसकी यह इच्छा पूरी हो गई थी। पुरानी बातें याद करते हुए सुमन की आंखों से न जाने कब से आंसू बहते जा रहे थे। तभी नर्स की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वह सुमन की तरफ इशारा करके दूसरी नर्स से कह रही थी, इस बेचारी को दूसरी बेटी हो गई, देखो तो कैसे जोर जोर से रो रही है। नर्स की बात सुनकर सुमन मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देख नर्स हैरान रह गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।